हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा प्रो। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। पिछले वीडियो में हमने देखा था इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़। सो ये वीडियो शुरू करने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है, लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई सजेशन या ओपिनियन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूँगी कि आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, दैट इज़ आईबीएस। बहुत सारे लोग और स्टूडेंट इस आईबीएस और आईबीडी में कंफ्यूज हो जाते हैं। आईबीएस मीन्स इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और आईबीडी मतलब इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़। ये दोनों डिसीजेस काफ़ी डिफरेंट होते हैं। आईबीडी में, जैसे कि हमने पहले वीडियो में देखा था, कि आईबीडी में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट थ्रू आउट इन्फ्लेमेशन होता है, और जो आईबीएस है ये टोटली डिफरेंट डिसीज़ है आईबीडी से। सो अब हम देखेंगे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीएस क्या होता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इज अ कॉमन डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स द लार्ज इंटेस्टाइन। सो जो ये आईबीएस होती है उसमें लार्ज इंटेस्टाइन अफेक्ट हो जाता है। Irritable bowel syndrome, which is classified as a functional gastrointestinal disorder, is a chronic condition of the lower gastrointestinal tract. IBS ये एक फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर है जो क्रॉनिक कंडीशन ऑफ द लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक की है। मतलब इसमें लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक इन्वॉल्व होता है और जो एक क्रॉनिक कंडीशन है। अब हम देखेंगे कि आईबीएस की डेफिनेशन क्या है। IBS is a benign chronic symptom complex of altered bowel habits and abdominal pain. IBS एक benign और chronic symptoms का एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें अल्टर बाउल हैबिट्स होती है और एब्डोमिनल पेन होता है। IBS is often referred to as spastic and irritable colon. आईबीएस में जो कोलन होता है, जो अफेक्टेड कोलन होता है, वो स्पास्टिक एंड इरिटेबल होता है। मतलब स्पास्टिक मतलब उसका स्पाज्म हो जाता है। इट्स हॉलमार्क इज एब्डोमिनल पेन और डिस्कम्फर्ट एसोसिएटेड विद चेंज इन द कंसिस्टेंसी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द बाउल मूवमेंट। इसका हॉलमार्क क्या रहेगा आईबीएस का, कि इसमें एब्डोमिनल पेन रहेगा, डिस्कम्फर्ट रहेगा, जिसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट, इनमें कंसिस्टेंसी एंड चेंजेस होंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसके कॉजेस क्या क्या होते हैं, किन किन कारणों की वजह से आईबीएस होता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नो ऑर्गेनिक कॉजेस फाउंड, यहाँ पे कोई ऑर्गेनिक कॉज होता ही नहीं है आईबीएस का। उसके बाद गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मोटिलिटी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मोटिलिटी की वजह से आईबीएस हो सकता है। उसके बाद विसरल हाइपर सेंसिटिविटी, अगर विसरल ऑर्गन्स में हाइपर सेंसिटिविटी हो तो उसकी वजह से भी आईबीएस हो सकता है। साइकेट्रिक सिम्टम्स लाइक एंग्जाइटी, टेंशन एंड एक्सेसिव वरी, ये एक कॉमन सिम्टम है। ये बहुत डिसीजेस में देखा जाता है कि एंग्जाइटी हो, टेंशन और एक्सेसिव वरी हो, तो ये भी एक आईबीएस का कॉज है। उसके बाद सर्टेन फूड में प्रेसिपिटेट द अटैक, कुछ फूड्स होते हैं, स्पेसिफिक फूड होते हैं जिनकी वजह से एक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का अटैक हो सकता है। उसके बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये एक कॉमन कॉज है और बहुत सारे डिसीज़ का एक कॉज है, आईबीएस के भी है। उसके बाद हम देखेंगे जनरल सिम्टम्स क्या क्या होते हैं आईबीएस के। इसमें क्रैम्पिंग होगा, एब्डोमिनल पेन, ये बहुत ज़्यादा कॉमन सिम्टम है। उसके बाद ब्लोटिंग एंड गैस होगी, कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, ये सारे जनरल सिम्टम्स होते हैं आईबीएस के। इट्स नॉट अनकॉमन फॉर पीपल with IBS to have episodes of both constipation and diarrhea. इस पेशेंट में, आईबीएस के पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया होना एक बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है, ये कॉमनली होता ही है। सिम्टम्स सच एज ब्लोटिंग एंड गैस टिपिकली गो अवे आफ्टर यू हैव
बाउल मूवमेंट, और जब भी आईबीएस के पेशेंट में बाउल मूवमेंट हो जाती है तो ब्लोटिंग एंड गैस ये चले जाते हैं। अब हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं आईबीएस के। यूजुअली अफेक्ट्स 20 to 40 ईयर ओल्ड पीपल। यहाँ पे 20 to 40 ईयर ओल्ड के जो मतलब ये जो एज ग्रुप है इनमें ही ज़्यादा आईबीएस होता है, और फीमेल मोर फ्रिक्वेंटली अफेक्टेड देन मेल्स। मेल्स से ज़्यादा फीमेल ही अफेक्ट होती है आईबीएस से। अब हम देखेंगे क्लासिक पेशेंट सिम्टम। ये हम कैसे याद रख सकते हैं इस ABC इन पॉइंट्स के द्वारा। जैसे कि A फॉर एब्डोमिनल पेन। ये एब्डोमिनल पेन दो रीजन में हो सकता है, एक तो लेफ्ट इलेक रीजन और एक राइट इलेक रीजन। हम सबको 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन पता ही है, तो ये आप देख सकते हैं राइट इलेक रीजन और लेफ्ट इलेक रीजन। यहाँ पे एब्डोमिनल पेन हो सकता है आईबीएस में। उसके बाद बी को हम कैसे देखेंगे कि ब्लॉटिंग और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। उसके बाद सी चेंजेस इन द बाउल हैबिट। ये जो 3 सिम्टम्स दिए हैं ये क्लासिक पेशेंट सिम्टम्स है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और ये जो सिम्टम्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं एंड स्टेबल फॉर एटलीस्ट 6 मंथ। 6 महीने के लिए स्टेबल और प्रेजेंट होते हैं, कम से कम 6 मंथ के लिए। उसके बाद पेन इज प्रोवोक्ड बाय फूड एंड रिलीव्ड बाय डिफिकेशन। ये जो पेन होता है ये जब हम फूड लेते हैं तो तब बढ़ जाता है, और जब डिफिकेशन होता है हम स्टूल पास करते हैं तब ये जो पेन होता है वो रिलीव हो जाता है, कम हो जाता है। इन कॉन्स्टिपेशन प्रिडोमिनेंट आईबीएस स्टूल आर पैलेट लाइक, रिबन लाइक और पेंसिल लाइक। जो कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट आईबीएस होता है, कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, उसमें स्टूल्स कैसे दिखेगा, स्टूल के भी फॉर्म्स होते हैं जिसकी पैलेट लाइक दिख सकता है। पैलेट लाइक मीन्स फ्लैट स्टूल होगा, रिबन लाइक और पेंसिल लाइक स्टूल होगा। उसके बाद एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एक्सेसिव फ्लैटस, डिस्पेप्सिया, हार्टबर्न, फ्रीक्वेंसी एंड डिस्यूरिया, ये सारे सिम्टम्स हमें दिख सकते हैं। जैसे कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन हमें पता है, डिस्टेंशन हो जाएगा एब्डोमिन का, एक्सेसिव फ्लैटस हो जाएगा, डिस्पेप्सिया, हार्टबर्न एंड फ्रीक्वेंसी एंड डिस्यूरिया। डिस्यूरिया मीन्स डिफिकल्टी इन मिक्चुरेशन। और बाद में हेडेक, बैक पेन, फटीग, मायल्जिया, ये सारे सिम्टम्स भी हमें दिखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे साइंस क्या होती है। ये देख लिया हमने सिम्टम्स। उसके बाद साइंस ऑफ आईबीएस। तो जब भी एग्जामिनेशन करेंगे हम उस पेशेंट का, एग्जामिनेशन इज ऑफन अनरिमार्केबल एग्जामिनेशन होगा, पर हमें जनरलाइज टेंडरनेस दिखेंगी। इन जनरलाइज टेंडरनेस इन द आईबीएस पेशेंट इज वेरी कॉमन, सो जनरलाइज टेंडरनेस हमें दिखेगी। इंसफलेशन ऑफ एयर ड्यूरिंग एंडोस्कोपी में प्रोड्यूस द पेन। ये और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी एंडोस्कोपी होगी तो हमें पता है कि इंसफलेशन ऑफ एयर होता है, उसमें एयर जाती है फिर एंडोस्कोपी के दौरान, तो वहाँ पे पेन प्रोड्यूस होगा, तो हम समझ जाएंगे कि इस पेशेंट को आईबीएस हो सकता है। उसके बाद रोम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है आईबीएस के लिए, इस क्राइटेरिया से भी जाना जा सकता है। तो ये जो रोम 3 क्राइटेरिया है उसको हम पहले देखेंगे। रिकरेंट एब्डोमिनल पेन और डिस्कम्फर्ट एटलीस्ट 3 days per month in the last 3 months associated with 2 or more of the following criteria। इसमें बताया गया है कि अगर रिकरेंट एब्डोमिनल पेन है लास्ट 3 मंथ से, पिछले 3 महीनों से रिकरेंट एब्डोमिनल पेन है कम से कम 3 दिनों के लिए पर मंथ, मतलब 1 महीने में कम से कम 3 दिनों के लिए पेन है पिछले 3 महीनों से, और जो फॉलोइंग क्राइटेरिया के साथ एसोसिएटेड है। जो क्राइटेरिया क्या है फिर इसमें, पहला है इम्प्रूवमेंट विद डिफिकेशन। जैसे भी डिफिकेशन होगा वैसे आपके सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट आएगी। दूसरा है ऑनसेट एसोसिएटेड विथ अ चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल। जैसे जैसे स्टूल की फ्रीक्वेंसी में चेंजेस होंगे वैसे वैसे पेन की ऑनसेट में भी चेंजेस होंगे। तीसरा पॉइंट है
onset associated with a change in the form of stool और अपीयरेंस ऑफ द स्टूल। जैसे ही स्टूल का अपीयरेंस चेंज होगा, स्टूल का कलर वगैरह चेंज होगा, वैसे वैसे पेन के ऑनसेट में चेंजेस आ जाएंगे। अब हम देखेंगे रोम 4 क्राइटेरिया क्या है। इसमें दिया है कि रिकरेंट एब्डोमिनल पेन ऑन एवरेज एटलीस्ट 1 day per week in the last 3 months associated with 2 or more of the following criteria। सो इसमें दिया है कि लास्ट 3 मंथ से पेन है एटलीस्ट 1 day पर वीक, वीक के एटलीस्ट 1 day पर वीक आपको रिकरेंट एब्डोमिनल पेन है जो एसोसिएटेड है फॉलोइंग क्राइटेरिया से। सो पहला क्राइटेरिया कि रिलेटेड टू डिफिकेशन, जैसे हमने पिछले रोम 3 में देखा रिलेटेड टू डिफिकेशन, जैसे जैसे डिफिकेशन में चेंजेस आएंगे वैसे वैसे सिम्टम्स में भी चेंजेस आएंगे। एसोसिएटेड विद अ चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल, जैसे स्टूल की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी वैसे ऑनसेट में चेंजेस आ जाएंगे पेन के। तीसरा है एसोसिएटेड विद द चेंज इन द फॉर्म और अपीयरेंस ऑफ द स्टूल, जैसे भी हमने रोम 3 में देखा है वैसे ही है इसका। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन्वेस्टिगेशन, इसके इन्वेस्टिगेशन क्या होते हैं। सो सबसे पहले हम करेंगे स्टूल एग्जामिनेशन फॉर ल्यूकोसाइट्स, पैरासाइट्स, ओवा एंड ऑकल ब्लड। उसके बाद रूटीन टेस्टिंग फॉर सीलिक डिसीज एंड एडवाइजेबल। उसके बाद सिग्मोइडोस्कोपी इज़ वेरी कॉमन। सिग्मोइडोस्कोपी उसमें यूजुअली नॉर्मल और माइट शो अ प्रोमिनेंट वेस्कुलर पैटर्न। आईबीएस के पेशेंट की जब सिग्मोइडोस्कोपी की जाएगी तो उसमें यूजुअली नॉर्मल दिखेगा या वेस्कुलर प्रोमिनेंट वेस्कुलर पैटर्न हमें को दिखाई देगा। उसके बाद लार्ज अमाउंट ऑफ म्यूकस में बी सीन, लार्ज अमाउंट ऑफ म्यूकस सिग्मोइडोस्कोपी में दिख सकता है। उसके बाद बाउल शो मार्क मोटर एक्टिविटी, मोटर एक्टिविटी ज़्यादा रहेगी बाउल्स की आईबीएस में। डिफिकल्टी इन निगोशिएटिंग रेक्टोसिग्मोइडिस रिग्मोइड कर्व ड्यू टू स्पाज्म। अब यहाँ पे जब आईबीएस होता है तो रेक्टोसिग्मोइड कर्व जिसका स्पाज्म हो जाता है तो ये जो निगोशिएटिंग के वक्त बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी। उसके बाद बेरियम मिनिमा, बेरियम मिनिमा यहाँ पे नॉर्मल ही दिखेगा यूजुअली। उसके बाद स्पास्टिसिटी ऑफ सिग्मोइड और ट्यूबुलर अपीयरेंस ऑफ डिसेंडिंग कोलॉन में भी सीन, जो डिसेंडिंग कोलॉन है उसमें ट्यूबुलर अपीयरेंस हमें दिख सकता है आईबीएस के। उसके बाद ट्रीटमेंट, सबसे लास्ट पॉइंट है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में हमें क्या करना है कि ऑनेस्ट विथ पेशेंट और रीअश्योरेंस, हमें पेशेंट के साथ ऑनेस्ट रहना है, हमको जो सही है वही पेशेंट को बताना है और रीअश्योरेंस करना है कि हाँ आपको बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं हुई है, ये बीमारी क्योर हो सकती है, ठीक हो सकती है मेडिसिन से। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन के लिए हम देंगे हाई फाइबर डाइट, पेशेंट को सजेस्ट करना है कि हाई फाइबर डाइट ले जिससे कॉन्स्टिपेशन आपका कम हो जाएगा। उसके बाद डायरिया एक सिम्टम है आईबीएस का, तो उसके लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देनी चाहिए। डिस्पेप्सिया हो तो उसके लिए एंटासिड्स देंगे तो इसकी वजह से वो रिलीफ मिलेगा। उसके बाद साइकोलॉजिकल जो सिम्टम्स होते हैं उसके लिए भी अश्योरेंस एंड एंटी डिप्रेसेंट ये दे सकते हैं। सो ये रहा हमारा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।